वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अभी इस लेक्चर में क्वेश्चन देखते हैं हम उसी के एप्लीकेशन पर। ठीक है ना, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक सिस्टम दिया हुआ 1 kg और 4 kg ऐसे रखे हुए हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है ना। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वेयर शुड थर्ड मास बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स। कहां पर रखें ये दो 1 kg और 4 kg के बीच में, कहां पर रखें। ठीक है, कहीं पर भी हमको रखना है, हमको मालूम नहीं कहां रखना है। ठीक है, हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये 1 kg है और ये 4 kg। ठीक है, कहां पर रखे नहीं मालूम हमको, कहां पर रखे है ना। तीसरा मास, सपोज उसका मास m है, कहां कहां पर रख सकते हैं ये सोचो। मान लो यहां कहीं ऊपर रख देते हैं, ठीक है, एक यहां पे कहीं पे भी रख दिया ऊपर, तो एक जगह तो ये हो गई, या नीचे रख दिया। ठीक है, दूसरी जगह 1 2, तीसरी जगह यहां पर कहीं हो सकता है, चौथी जगह यहां कहीं हो सकता है। ठीक है, पांचवी यहां कहीं इसके बीच में हो सकता है। यही 5 लोकेशन है और क्या, और कहां पे रखोगे, कोई भी जनरल पोजीशन। ठीक है, इन्हीं 5 जगह पे हो सकता है, कहीं ना कहीं होगा। लेट अस से यहां पर रख दिया, ठीक है, इस जगह पर। जैसे यहां पे रखोगे, यहां पर मान लो मास m रखा, तो 1 kg वाला अपने तरफ इसको खींचेगा, 1 kg वाला इस पे फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, 4 kg वाला इस पे फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, ये F1 से खींच रहा है, ये F2 से खींच रहा है। अब इसका रिजल्टेंट 0 तो नहीं होगा, क्योंकि किसी एंगल पे लग रही है, ये तो कंफर्म है। इसका रिजल्टेंट कहां होगा, कहीं बीच में। पैरेललोग्राम लॉ से बना सकते हैं, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट बना सकते हैं, है ना। तो इस पे नेट फोर्स यहां लग रही है, तो भाई यहां तो कोई भी पोजीशन नहीं हो सकती, कहीं पे भी रखोगे तो नेट फोर्स उस पे कुछ लगेगी। मान लो 2 यहां पर रख के देखें, तो अगेन वही कंडीशन है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, नेट फोर्स कहीं यहां लग रही है, तो ये पोजीशन भी नहीं हो सकती। थर्ड पोजीशन यहां पर आओ, 1 kg भी अपनी तरफ खींच रहा है, 4 kg भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये वाली पोजीशन भी नहीं हो सकती। अट्रैक्शन फोर्स है ना, दोनों खींचेंगे तो नेट फोर्स 0 हमको चाहिए, यहां पर नहीं हो सकता। यहां पर देखोगे ये भी खींच रहा है, ठीक है, 1 वाला भी खींच रहा है, 4 वाला भी खींच रहा है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स अभी भी 0 नहीं हो, यानी कि चारों जगह पर नहीं होगी। ठीक है ना, बीच में रख के देख लेते हैं, हो सकती है क्या, पॉसिबिलिटी है क्या, पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। बीच में रख देते हैं, मान लो यहां से 1 kg अट्रैक्ट कर रहा है, यहां से 4 kg अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, नेट फोर्स 0 होने के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, कहीं ना कहीं हो सकता है बीच में, ये F1 ये F4, कहीं ना कहीं हो सकता है कि नेट फोर्स 0, वो हमको डिस्टेंस निकालना है। अब मान लेते हैं इसको यहां रख दिया, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी x, टोटल डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, तो ये हो गया 3 माइनस x। क्लियर है, तो ये वाला 1 kg कितना फोर्स लगाएगा, F1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा F1, तो ये कितना होगा, G m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। ये m1 ले लो 1 kg, G इंटू 1 kg इंटू m2 हो गया ये, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्शन अगर देखोगे तो इस तरफ है। ठीक है, ये अब इस तरफ डायरेक्शन है इसका। ठीक है, F4 बनाते हैं, F4 इन दोनों के बीच में फोर्स देखो। ठीक है, तो लग रहा है G 4 kg इंटू m1 m2 हो गया बाय r स्क्वायर। r कितना है भाई, 3 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, तो मतलब कि जो मास है उस पर इधर F1 लग रहा है और इधर F2 लग
F4 है ना, 4 kg जो लगा है, दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। नेट फोर्स 0 चाहिए, इसका मतलब F4 माइनस F1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, है कि नहीं? F4 माइनस F1 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाए, F4 इज इक्वल टू F1, तो हम क्या लिख देते हैं, G इंटू 4 इंटू M बाय 3 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू 1 इंटू M हो गया M बाय एक्स स्क्वायर, M से M हटा दो, G गायब हो गया, 4 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, 3 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, और 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस एक्स, तो x आ गया कितना, 1 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये x अगर 1 मीटर होगा, 3 माइनस एक्स 2 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर फ्रॉम 1 kg मास, ठीक है ना, तो 1 मीटर की दूरी पे रखो 1 kg मास से, या 2 मीटर की दूरी रखो 4 kg मास से, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, नेट फोर्स हो जाएगा 0। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो, एक सिस्टम अरेंजमेंट दिया है, 4 मास रखे हुए हैं, ये M है, ये 3M है, ये 4M है, ये 2M है। ठीक है, 4 मास हमको दिए हुए हैं, यहां पर हमने सेंटर पे हमने एक मास रख दिया कैपिटल M। ठीक है, डिस्टेंस A है, A डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल M। ठीक है, नेट फोर्स निकालना है, इसको A ले लो, ये A ले लो, चलो ये डिस्टेंस को A दे दे। ठीक है ना, और सिंपल कर देते हैं, चारों डिस्टेंस बराबर होगी भाई, चारों डिस्टेंस बराबर होगी अगर ये स्क्वायर है तो। ठीक है, ये दिया हुआ है, सेंटर पे रखा है, इस तरीके से बताना है नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो देखो M वाला कितने से खींच रहा होगा, ये M है, ये 3M है, ये 2M है, ये 4M है। ठीक है, अगर F1 कैलकुलेट करेंगे या इसके फोर्स को F मान लेते हैं, तो ये वाला इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, ये वाला अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये वाला अपनी तरफ खींच रहा होगा, सब इसको खींच रहे हैं। ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, चारों तरफ से इसको खींचा जा रहा है। मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये वाला कितने से खींच रहा होगा, बाय मास M अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा फोर्स, ये फोर्स F मान लेते हैं सपोज, ये हो जाएगा G M इंटू कैपिटल M बाय A स्क्वायर। ठीक है, F1 बोल दो इसको, F1 लेट अस सपोज। ठीक है, F1। ठीक है, ये F2 बोल दो इसको, F2। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अरे ये डबल मास है तो डबल से खींचेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2F1 के बराबर, डायरेक्ट लिख सकते हैं यार, इतना क्या शॉर्टकट भी मारना चाहिए ना। अगर ये F1 है तो ये 2F1 होगा, क्यों, क्योंकि मास डबल हो गया तो डबल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डबल ताकत से खींचेगा। यहां पर 3 टाइम्स हो गया मास तो ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स से खींचेगा। यहां पर 4 टाइम्स हो गया मास तो 4 टाइम्स से खींचेगा। बाकी सारी चीजें सेम है, देखो M मास सेम है, G सेम है, A सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सिर्फ मास डबल हो रहा है तो फोर्स भी डबल होता जाएगा, तो 4F1 से हो जाएगा। ठीक है, F1 की वैल्यू हमने लिख ली है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, F1 इधर, 2F1 इधर, तो अगर बढ़ाएंगे तो नेट इधर आ जाएगा F1। ठीक है,
सिमिलरली F3F1 इधर 4F1, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा F1, ठीक है। और ये स्क्वायर है तो उसके डायगोनल 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये डायगोनल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, F1 इधर, तो नेट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। निकाल सकते हैं वैल्यू, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर का रूट यही F नेट हो जाएगा, यानी आ जाएगा ये √2F1, नेट फोर्स √2F1 के बराबर आ गई। और F1 हमको मालूम है कितना है, Gmm/a² √2 टाइम्स दिस इज द नेट फोर्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। √2 Gm/a², √2 कहां से है, √2 F1 की वैल्यू हमको मालूम, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ओके। चलो अब हम इसमें देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे GFI, या ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, ठीक है। आपको मालूम है अर्थ जो है, आप सोचो अर्थ के पास अगर कोई बॉडी है तो वो उसको खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अर्थ कुछ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, भाई उस बॉडी को कैसे पता, उस पर फोर्स लग रहा है ना, तो अर्थ का कोई एक प्रकोप है, समझ लो फील्ड है उसका कुछ, उसने एक ऐसा फील्ड तैयार किया है अपने आसपास की जो उस फील्ड में आता है वो खींचा चला आता है अर्थ की तरफ, ठीक है। तो फील्ड मतलब उसका प्रकोप है कुछ अर्थ का, हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो किसी भी मास का, कोई भी मास अगर रखा हो, ये तो अर्थ का फील्ड हम जानते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का नाम भी सुना होगा कि ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी हुई है। इसी तरीके से कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी किसी भी मास की, उसका भी कोई फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है ना, यह फील्ड ड्यू टू gravitational field intensity due to a body of mass is defined as gravitational field intensity कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स जो लगा रही है वो डिवाइडेड बाय मास। ये कौन सा मास है, दिस स्मॉल m, अभी इसको समझते हैं। ये है F जो है फोर्स ऑन अ टेस्ट मास, फोर्स ऑन अ टेस्ट मास ऑफ मास m, ठीक है ना। और m क्या है, ये है टेस्ट मास, इसको टेस्ट मास बोलते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई मास है, सपोज ये एक मास रखा हुआ है, ठीक है, इसका फील्ड हमको पता करना है, इस मास m का। सपोज हम क्या करेंगे, सपोज एक डिस्टेंस है r, ठीक है, हम चाहते हैं कि इस मास m का फील्ड पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक टेस्ट मास रख देंगे, ठीक है। टेस्ट मास कोई पॉइंट मास कह रहे हैं, ठीक है ना। टेस्ट मास मतलब कोई पॉइंट मास है, कोई पॉइंट मास हम यहां पर रख देंगे, ठीक है। इस m के कारण, अब ये जब m था तो इसके आसपास फील्ड रही होगी, हम इमेजिन कर रहे हैं कि कोई फील्ड थी, इसका प्रभाव जैसे ही मास रखेंगे ये खींचने लगेगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्लियर। तो अट्रैक्ट होगा तो यहां पर बिल्कुल एक फोर्स लगेगी
F, ठीक है ना। तो ये कौन सी फोर्स है, ये जो F लिखी है हमने, फोर्स ऑन अ टेस्ट मास, ठीक है ना। पर इसको थोड़ा सा, तो फोर्स ऑन टेस्ट मास, ठीक है, M जो है वो टेस्ट मास है। तो ये हो गया फोर्स। तो फील्ड इसकी, फील्ड GFI ऑफ मास कैपिटल M इज, ये क्या हो जाएगी, F/m, ठीक है ना। M क्या है, टेस्ट मास, ये वाला मास। तो ये किसकी फील्ड हो गई, इस M की फील्ड। इस M ने कितनी फील्ड प्रोड्यूस की, ये जो फोर्स लग रही है टेस्ट मास पे डिवाइडेड बाय टेस्ट मास, फोर्स ऑन टेस्ट मास बाय द बॉडी लिख दो, है ना। बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, क्लियर है। तो यहां पर अगर सपोज अगर हमको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, F/m, जहां पर F जो है वो फोर्स किसी मास को, जिसको हमने रख दिया है टेस्ट मास जिसको बोलते हैं, उस पे जो फोर्स लग रहा है F डिवाइडेड बाय ये वाला मास, टेस्ट मास, ठीक है। तो ये हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहां से हमको दिख रहा है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। SI यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट ऑफ GFI क्या होगी बताओ, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम GFI में चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, MLT-2 डिवाइडेड बाय M, ये हो जाएगा LT-2, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन है वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इट्स डायरेक्शन is towards the direction of force on test mass, ठीक है। अब देखेंगे निकाल के हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट मास। अगर एक कोई पॉइंट मास, छोटा सा कोई मास रखा है, ठीक है, m मास है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। सो इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पर लिख देते हैं, चलो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी GFI ड्यू टू अ पॉइंट मास, ठीक है, पॉइंट मास, पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। पॉइंट मास कोई मास हो गया, लेट अस सपोज कैपिटल M ऐसा मास हो गया, ठीक है, ये कोई पॉइंट मास है, ठीक है। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी डिस्टेंस पर, इसका कुछ प्रकोप होगा, भाई किसी पार्टिकल को कैसे पता लग जाए, वो खींचा चला आता है, ठीक है, जैसे जैसे पास आता है ये इंटेंसिटी बढ़ती जाती। इसको कैसे पता लगता है, जो मास हमने लाया कि यहां पर कुछ मास रखा हुआ है जो कि कोई फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे अर्थ से अगर हम दूर हैं, जैसे हम अर्थ के पास आएंगे हमारे ऊपर और तेज फोर्स लगने लगेगा, इंटेंसिटी अर्थ की बढ़ती जाएगी, तो हमको पता लग जाएगा कि अर्थ खींच रहा है ना, कोई मास खींच रहा है हमको। तो इसको कैसे पता लगता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका एक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है इसने। तो लेट अस सपोज हमको वो फील्ड निकालना है, तो यहां पर हमने r डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, ठीक है, यहां पर फील्ड निकालना है हमको, इस पॉइंट पे इसका क्या प्रकोप है, क्या फील्ड है। तो डेफिनेशन हमको मालूम है, हम यहां पर एक टेस्ट मास रखेंगे स्मॉल m का, ठीक है, इस पे फोर्स देखेंगे, सो फोर्स ऑन टेस्ट मास ड्यू टू पॉइंट मास m, पॉइंट मास m के कारण फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो कितना होगा G
m कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो फोर्स आ गया, ठीक है, फोर्स आ गया। मैग्नीट्यूड लिखा अभी हमने, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो लिखना हमको आता है, ठीक है, वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पर इस आर वेक्टर से माइनस लगा के आर वेक्टर, तो ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, सॉरी यहां पर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस आर। देखो ये वाला डायरेक्शन अगर आर, ये वाला डायरेक्शन अगर आर यूनिट वेक्टर आर कैप है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप। ठीक है, तो अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो माइनस आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ये है फोर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F बाय एम कर दो, F बाय एम, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी GFI, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, G बाय एम, तो ये कितना आ जाएगा ड्यू टू पॉइंट मास GM बाय आर स्क्वायर के बराबर। तो ये है इस मास के कारण, देखो F बाय एम, ये m टेस्ट मास से डिवाइड कर दिया, F डिवाइडेड बाय टेस्ट मास, ये टेस्ट मास है, इससे डिवाइड कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो GM बाय आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये जो फील्ड है वो टेस्ट मास पे डिपेंड नहीं करता है, फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ये जो है डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट मास, टेस्ट मास है ना, टेस्ट मास पर ये फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये फील्ड है, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, फोर्स के डायरेक्शन की तरफ, तो हम इसका डायरेक्शन बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, तो ड्यू टू पॉइंट मास, पॉइंट मास के कारण इसका फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। उसकी वैल्यू कितनी है फील्ड की, GM बाय आर स्क्वायर। अब आपको अगर फील्ड पता है इसकी r डिस्टेंस पर, ठीक है, फील्ड पता है, और आपको बोला कि मान लो आप कोई मास रखेंगे उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो सीधे वो मास मल्टीप्लाई कर देना फील्ड से। ठीक है ना, हम बोल रहे हैं इस मास में कितना फोर्स लगेगा, तो इन मास इनटू इसका जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कर दोगे तो सीधे क्या आ जाएगा, फोर्स। देखो ये मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको फील्ड पता है तो हमको फोर्स पता है। ठीक है, अगर हमको फील्ड पता है तो हमको फोर्स पता है। तो ये जो फील्ड है वो टेस्ट मास पर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकली, देखो ये तो हमको पता चल गया कि यार अर्थ की एक फील्ड होती है। ठीक है, अब इसको फिजिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको फील्ड लाइंस कहते हैं। हम दिखा सकते हैं फील्ड लाइंस के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे इट कैन बी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी represented physically by field lines। फील्ड लाइंस की मदद से, देखो फील्ड लाइंस कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का। ठीक है, अब एक्चुअली में तो फील्ड दिखती नहीं है, अर्थ की फील्ड दिखती है क्या, नहीं दिखती है, लेकिन हम उसको फिजिकली दिखा सकते हैं पेपर पे कि इस डायरेक्शन में होंगी, इस तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, हम उसको पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज ये मास है, पॉइंट मास m, ठीक है, इसकी फील्ड अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कर सकता हूं फिजिकली। कैसे दिखाएंगे उसको, कि लेट अस सपोज कोई डिस्टेंस है r, है ना, यहां पर फील्ड लाइंस कैसी होंगी, फील्ड लाइंस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, हम फील्ड लाइंस की मदद से बता सकते हैं। इस डायरेक्शन में होगी, देखो इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे, अभी केवल हल्का हल्का ऐसे ही ऊपर से जान लेते हैं। ठीक है, इसको डिटेल हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्लास 12 में, जहां पर फील्ड लाइंस हम बहुत सारी बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फील्ड लाइंस की मदद से, कि ये r डिस्टेंस पे, देखो ये डायरेक्शन है भाई, इसी डायरेक्शन में होगी फील्ड लाइन। चलो किसी और पॉइंट पर, ये r डिस्टेंस पर हमने बनाई, ठीक है, कोई यहां भी पॉइंट होगा सपोज, इसका भी तो इधर ही डायरेक्शन होगा इस फील्ड लाइन का। ठीक है, कोई यहां पर पॉइंट होगा सपोज, फील्ड इंटेंसिटी इधर भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है भाई, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो फील्ड इंटेंसिटी भी इस
डायरेक्शन में, इधर पॉइंट है तो फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फील्ड भी इस डायरेक्शन में। इधर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई मास रखेंगे, तो इसकी फील्ड इस डायरेक्शन, ठीक है। इधर पे कोई मास रखेंगे तो इस डायरेक्शन में फील्ड, इधर पे कोई मास है तो चारों तरफ इसकी फील्ड फैली हुई। मास कहीं पे रख दो तुम, उसको ये खींच लेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फिजिकली ये फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, करेक्ट है। अब देखो, जितना ज्यादा मास होगा, मास जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस, जितना कम मास उतनी कम फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस बेसिकली क्या दिखा रही है? उसकी ग्रेविटेशन। देखो, जितना ज्यादा मास m होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ज्यादा दिखाने के लिए हम लाइन का यूज कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को दिखाने के लिए। तो जितनी ज्यादा लाइन दिखाएंगे उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। मान लो ये m मास है, उसके लिए हमने बनाई है 1 2 3 4, सपोज करो कितनी लाइन बनाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बनाई, ठीक है। m मास है तो 8 लाइन बनाई है सपोज। तो 2m मास है तो कितनी लाइन आ रही होंगी इसके पास? डबल, 16 लाइंस, ठीक है। 3m रखा है तो 3 टाइम्स लाइंस दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फील्ड इंटेंसिटी को दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ लाइंस ये मैग्नीट्यूड बताती है, और डायरेक्शन तो हम दिखा ही रहे हैं इसकी मदद से, फील्ड लाइंस की मदद से, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो मैग्नीट्यूड दिखाती है, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। तो इसको ज्यादा अभी नहीं पढ़ते, ये फील्ड लाइंस बस मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को दिखा सकते हैं, ठीक है, फील्ड लाइंस की मदद से। चलो, तो नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर 2 पॉइंट मास, क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल है हमारा। यहां पर एक पॉइंट मास है 1 kg का, ठीक है ना, 1 kg का, और यहां पर एक है 4 kg का, ठीक है। 2 पॉइंट मासेस हमसे बोल रहा है find the gravitational field intensity at the midpoint of the line joining 1 kg and 4 kg। 1 kg और 4 kg को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट पर क्या फील्ड होगा? ये पॉइंट हम ए बोल देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ये 1 kg है, ये 4 kg है, ठीक है। इस पॉइंट पर फील्ड लाइन निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखो, फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, ये पढ़ी हमने Gm/r², ठीक है। ये लेंथ 2 मीटर दी हुई है, ये लेंथ 2 मीटर दी हुई है। तो ये कितना हो गया? ये 1 मीटर हो गया, और ये भी 1 मीटर हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ए पॉइंट पर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू 1 kg मास, 1 kg मास के कारण इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कितनी होगी? Gm/r²। तो ये हो गया G इंटू 1/r² मतलब कि 1², ठीक है ना। ये इस पॉइंट पर फील्ड हो गया 1 kg के कारण, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा इसका? इसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो GFI 1 kg के कारण, ठीक है। किस डायरेक्शन में? इस तरफ। GFI 4 kg के कारण क्या होगा? Gm/r², 4/r² मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4g, ठीक है।
इसको नहीं लिखा मैंने, ये हो गया 1g। ठीक, इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। देखो ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये टुवर्ड्स दी 4 kg मास होगा, ठीक है ना, तो इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट ए, ठीक है ना, ये नेट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4g माइनस जी। इस तरफ इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है ना, पॉजिटिव, इसको ले लिया नेगेटिव, तो नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3g के बराबर इस डायरेक्शन में। 3g यानी 3 इंटू जी की वैल्यू मालूम है, 3 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर 11 माइनस 11 न्यूटन पर केजी। यही तो है फील्ड लाइन, न्यूटन पर केजी। और ये न्यूटन पर केजी बेसिकली क्या है, न्यूटन पर केजी बेसिकली क्या है, इसको न्यूटन पर केजी ना लिख के इसको लिखो, न्यूटन पर केजी क्या है, LT माइनस 2 आ रहा था ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिख लो। तो जीएफआई की यूनिट न्यूटन पर केजी जो हमने लिखी थी, उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख लो, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम यही यूनिट लिखेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, जितना भी आएगा 19 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो कैलकुलेट कर लेना। तो नेट फील्ड हमने निकाल ली पॉइंट ए पर, क्लियर है, ये नेट फील्ड है। नेक्स्ट है, अब देखो फील्ड इंटेंसिटी हमने पॉइंट मास के कारण देखी। पॉइंट मास है वो तो कोई बॉडी, जैसे स्फेरिकल बॉडी है किसी m मास की, उसके कारण क्या फील्ड इंटेंसिटी होती है वो भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर खाली है बिल्कुल, ठीक है। तो ये स्फीयर बना रहा हूं मैं, ये स्फीयर है, ठीक है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है ना, खाली है, हॉलो है। दिखाने के लिए एक लेयर बना देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर है, इस तरीके से हमने बना दिया, एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अब इस हॉलो स्फीयर में इसका जो मास है वो m है, ठीक है, इसका मास है कैपिटल M। मैं किसी आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, ठीक है, इसका रेडियस है r इसका रेडियस, मुझे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये डिस्टेंस है इसकी सेंटर से r, सेंटर से डिस्टेंस क्या है इसकी r। तो फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट r ग्रेटर देन r, ठीक है ना, आउटसाइड स्फीयर, ठीक है। इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, डेरिवेशन बिल्कुल, देखो एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं कि जो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, वो एग्जैक्टली सेम होता है, मतलब बहुत सिमिलैरिटी है उसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, काफी चीजें सेम है उसमें, ठीक है। तो वहां जो डेरिवेशन है ना, सेम डेरिवेशन यहां पर होता है, तो मेनली हम उसको डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम इसका डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, इसका केवल फॉर्मूला देखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। जो भी डेरिवेशन वाली चीजें हैं वो हम ग्रेविटेशन में जाके करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाके करेंगे, और वहां पर भी मैं इन दोनों में सिमिलैरिटी बताऊंगा, क्या एनालॉजी है दोनों के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में सारी बिल्कुल सेम चीजें चलती हैं, जैसी ग्रेविटेशन में वैसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। यहां पर हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो हमारे काम की है,
फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ रहे, जो हमारे काम की है वो पढ़ेंगे जिससे हमको एग्जाम में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट r ग्रेटर देन r, रेडियस से ये जो r है वो बड़ा है, इसका मतलब आउटसाइड पॉइंट है, कोई पॉइंट है ये p मान लेते हैं, यहां पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वही होती है जो किसी पॉइंट मास की होती है जब उसको हम उठा के सेंटर पे रख दें। सपोज करो ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर मास m का, ठीक है ना। अब इस स्फीयर को, इस m मास के स्फीयर को सपोज हम पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें और इसके सेंटर पे रख दें, तो क्या फील्ड इंटेंसिटी बनेगी? अगर इसको सोचो, इसको पॉइंट मास बना के सेंटर पे रख दे यहां पर, ठीक है ना, यहां पर कैपिटल, ऐसा मान रहे हैं कि कैपिटल M जो है इसको यहां पर रख दिया हमने, ठीक है, इस पूरे मास को उठा के सेंटर में रख दिया, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? फील्ड इंटेंसिटी होगी Gm/r²। अभी हम देखें, ठीक है ना। तो फील्ड इंटेंसिटी वही होगी जो कि एक पॉइंट मास की होगी जब उसको इस स्फीयर के, हॉलो स्फीयर के सेंटर में रख दिया जाए, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? फील्ड इंटेंसिटी। सो ये हो गई फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्शन क्या होगा वो अभी हम देखेंगे, फील्ड लाइंस अभी इसकी भी बनाएंगे, ठीक है। ये तो किस पॉइंट पर हुई? एट ए r स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है, रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पे रखिए, आउटसाइड वाले पॉइंट पर, ठीक है। अगर यही हम 36 मिनट हो गए, तो देखो ये होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर एट ए पॉइंट आउटसाइड दिस स्फीयर, ठीक है ना, एट ए पॉइंट आउटसाइड स्फीयर। ओके, तो इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहीं से हम हॉलो स्फीयर के बारे में ही नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।